Jai Hind dosto, welcome to the session. I am going to discuss the class 7 NCERT now. I'll be covering up all the 9 chapters of class 7th. Geography very interesting. इसमें क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस किए हुए हैं जो सारे हमने डिस्कस किए किसी टाइम पे क्लास में विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और इस बुक का नाम है आर हैबिटेट। सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में इन्होंने बताया कि एनवायरमेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड एयर वी ब्रीथ। आपको सभी को पता है ये 3 बेसिक चीज़ें जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी में डील करते हैं, वो हैं एयर, वाटर और लैंड। सो यहाँ पर भी इसी चीज़ के बारे में बात की गई है। एयर, वाटर और लैंड से हमारे फूड मिलता है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। इसमें एक चीज़ और कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की अगर बात करें, कुछ नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, एयर, वाटर, लैंड, right? Then you have as human made components like buildings, parks, bridges, all these things, and then we have as humans, right? That is also part of this, you can say, environment. यहाँ पर अभी तक जो चीज़ें डिस्कस करनी है, बायोटिक और एबायोटिक, आप सभी को वर्ड समझ आता ही है। वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज बायोटिक, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एनिमल्स इज लैंड। That the place, the people, things and nature that surround any living organism is environment. और ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना का। बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस आप सभी को, बायोटिक इज लाइफ लाइक लिविंग एंड एबायोटिक इज नॉन लिविंग, राइट। इसी प्रकार नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें तो पहले बात होती है लैंड की, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो कि एक पार्ट है सॉलिड क्रस्ट का, राइट। हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स and covered by a thin layer of soil. Irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains and the valleys. Then we have is lithosphere is basically the domain of forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It's a source of mineral wealth. The domain of water is referred as hydrosphere, जहाँ पर आप पानी की बात करते हो रिवर्स में, लेक्स में, सीज, ओशंस। एटमॉस्फेयर विच इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यही चीज़ हमने समझनी थी जी। उसके बाद इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर इज बेसिकली इकोसिस्टम। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर फॉर्म बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ये चीज़ थी जी इस चैप्टर में, और कुछ एज सच द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। चलिए फिर अगला, इसमें कुछ भी एज सच नॉट अ वेरी कंक्रीट थिंग विच वी कुड हैव फाउंड की जो इम्पोर्टेंट है, वेरी बेसिक चीज़ें जो पूछी यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। अब आता है इनसाइड आवर अर्थ, दैट इज़ बेसिकली जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली क्लास में, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे, वो डिस्कस करना है इस चैप्टर में। आवर होमलैंड दैट इज़ अर्थ इज़ अ डायनामिक प्लैनेट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और हमें अभी तक नहीं पता कि अंदर अर्थ के है क्या क्या चीज़। ये डायग्राम आप सभी को समझ आता है, क्रस्ट टॉप मोस्ट लेयर, उसके बाद मेंटल है जी, उसके बाद है कोर। और आप सभी को याद भी होगा हमने क्रस्ट मेंटल कोर समझा हुआ। क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करने वाली डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम भी मैंने बताया हुआ, मोहोविकिक, याद आ रहा है। और मेंटल और कोर को सेपरेट करने वाली डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम है ग्यूटेनबर्ग। याद रखिए जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तो डेंसिटी बढ़ती है। सबसे लाइटेस्ट लेयर क्रस्ट है, देन यू हैव इज मेंटल एंड देन यू हैव इज कोर। ये तीनों अलग अलग चीज़ों के बने। जैसे क्रस्ट बना होता है सियाल और सीमा का, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। दूसरी तरफ मेंटल, ऑलिवाइन्स और पायरोक्सिन्स का जो कोर है वो बना होता है निफे का, निकल प्लस फेरस। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जी। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड एज क्रस्ट and the thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continent masses and only 5 km over the oceanic floors. मतलब थिकनेस किसकी ज़्यादा, कॉन्टिनेंट की, क्योंकि पहाड़ भी है और नीचे ज़मीन भी है। पानी में सिर्फ पानी है तो लेस थिक, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5। मेन मिनरल constituents of the continental mass are silica and aluminium. That is why we call it as Sial. And the oceanic crust which is made up of sima, silica plus magnesium. जैसे ही आप क्रस्ट के नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा जी, कोर, राइट, मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर तक नीचे डेप्थ तक होता है। और उसके बाद इनर मोस्ट लेयर इन द कोर इज बेसिकली मेड अप ऑफ निकल और आयरन, जिसको हम कह देते हैं निफे। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है।
रादर याद रखिएगा कोर में जो कि निफे है, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर भी बढ़ रहा है। इनर कोर सॉलिड स्टेट में, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में। जो क्रस्ट है वो जस्ट 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम है जी, याद रखिएगा जी, 1% है, बाकी 84% मेंटल है, 15% इज कोर। रेडियस अर्थ का 6371 किलोमीटर, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अगला जियोमॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर रॉक्स के बारे, वो भी यहाँ पर डिस्कस्ड है जी। रॉक्स 3 प्रकार के मेजर टाइप्स होते हैं, एक इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस जिसका मतलब है आग, सेडिमेंट्री मीन्स सेडिमेंट्स, एंड देन मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। तो जो इग्नियस रॉक्स हैं जिनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो अंदर ही रह जाते हैं अर्थ के इंटीरियर में, राइट, जैसे बसाल्ट, ग्रेनाइट। Let's move next one. Again, when this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive rocks. They have a fine grained structure, for example basalt. The Deccan Plateau, आपको सभी ने सुना ही होगा डेक्कन प्लेट्यू, जो कि हमारा डेक्कन ट्रैप, हमारा महाराष्ट्र का जो एरिया जहाँ पर वॉल्केनिक eruption से ऊपर सारा लेयर बना, उसको हम कह रहे हैं वो सारा बसाल्टिक है। दैट इज ऑल मेड अप ऑफ बसाल्ट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। और दूसरा जो अंदर अर्थ के इंट्रूसिव रॉक्स हैं वो बना होता है ग्रेनाइट का जी, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्स एंड द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट विंड, वाटर एटसेट्रा। द सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ रॉक्स। इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल याद करने का मैंने तरीका आप सभी को बताया हो, जिसके भी एंड में स्टोन हो वो सेडिमेंट्री स्टोन है। लाइक लाइमस्टोन, सैंडस्टोन आर बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके अलावा आपको पता ही है जो गैस है शेल, दैट इज ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक, राइट। उसके बाद बात करते हैं जी सेडिमेंट्री रॉक्स के भी फर्दर टाइप्स है जो जीसी लॉन्ग में भी, इसमें भी बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे जी। like mechanically formed, organically formed and then chemically formed, right। और नॉर्मली याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे आपको फॉसिल मिलते हैं, फ्यूल मिलता है। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज कर जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। लाइक क्ले कैन चेंज इनटू स्लेट, limestone can convert into marble, sandstone gets converted into quartz, that is also a metamorphic rock। क्लियर हो गया जी। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस एंड हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स। नेक्स्ट आइए, और आपको बताया गया कि एक रॉक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता रहता है, जिस चीज़ को हम रॉक साइकिल कहते हैं जी। It solidifies, becomes igneous rock, and these igneous are broken down into smaller parts, then they become sedimentary। igneous और sedimentary को अगर आप हीट और प्रेशर में लगाओ तो वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक। इस प्रकार ये टाइप्स चेंज होती रहती हैं। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। इंडस्ट्रीज में आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड और इन मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं ये मिनरल्स। तो ये था मेरे दोस्त रॉक्स का भी हमने समझा, बेसिक हमने अर्थ का, इंटीरियर का, क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में समझा। चलिए अब तीसरे चैप्टर पे भी टपके, आर चेंजिंग अर्थ। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सरफेस है वो कैसे चेंज हो रही है। आपने देखा कभी ज़मीन बनता, कभी पहाड़ बन रहे, प्लेन बन रहे, प्लेट्यू बन रहे, वो कैसे बन रहे, इस चीज़ को समझना। सबसे पहले ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, और ये तैर रही है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। अभी बात करेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर। मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड एंड द मोल्टन मैग्मा मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। अभी बताता हूँ, जिसको हम कहेंगे कन्वेक्शनल करंट्स। ऐसे मैग्मा मूव करता रहता अंदर, और इसके ऊपर प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो मूव करेंगी। causes change on the earth and the earth movements are basically divided on the basis of the force which cause them। कुछ होंगी अंदर फोर्सेस, उनको कहेंगे एंडोजेनिक, कुछ होंगी बाहर फोर्सेस, उनको कहेंगे एक्सोजेनिक। जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस में आता है 2 प्रकार की, सडन फोर्सेस और स्लो फोर्सेस। सडन फोर्सेस हैं जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया। दूसरी तरफ
फास्ट क्विक फोर्सेस जो हैं, जो मतलब स्लो फोर्सेस हैं, उसको कहते हैं ओरोजेनेटिक, बिल्डिंग माउंटेन्स। एक्सोजेनिक मतलब बाहर, इस पे तो बार बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी CDS में भी था, NDA में भी था। इरोजनल फीचर्स बताइए, डेपोजिशनल फीचर्स बताइए। रिवर से कौन कौन सी इरोजनल फीचर्स बनती हैं? डेपोजिशनल। विंड से कौन सी बनती हैं? सी वेव से कौन सी बनती हैं? ग्लेशियर से। याद है सर्क, कोरी, ये सारे, जियोजन, यार्डंग्स, ये पेपर में, इसमें विंड में आती हैं, लॉयस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। तो बेसिक जो आप क्लास में मेरे साथ लगा चुके हैं, ये बेसिक कहीं ना कहीं NCERT में छिपा हुआ, जो हमें पहली बार में समझ भी नहीं आता ये क्या है। ये उन सभी के लिए बेटर है क्लासेस जो मेरे साथ पहले क्लासेस लगा चुके हैं, उनके लिए NCERT कवर करना बहुत आसान हो चुका। उनके लिए भी जो पहली बार ही सुन रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है पेपर में टॉपिक्स हैं क्या, क्योंकि UPSC का कोई भी टॉपिक सिलेबस से बाहर नहीं होता, सिलेबस के अंदर से ही होता है। बस चीज़ें ये हैं कि आपको समझनी है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एट देयर टाइम एंड प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। सो अर्थक्वेक्स जैसे वॉल्केनोज, दीज आर बेसिकली सडन मूवमेंट्स विच टेक प्लेस। एंडो क्या होता है? अंदर। वॉल्केनो, ये भी बार बार पेपर में आता है, जो एक छेद है, एक वेंट है, जहाँ से जो निकल रहा है, उस चीज़ को कहते हैं वॉल्केनो। इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स। अंदर इस चीज़ को मैग्मा कहेंगे, और जैसे ही बाहर निकलेगा उसको लावा कहेंगे। क्लियर है जी? अब यहाँ पर आपको दिखाया यही जा रहा वॉल्केनो, ये वेंट है जी, ये जो जा रहा है ऊपर, दिस इज़ वॉल्केनो। ये जो अंदर निकल रहा है, इसको ज़मीन के बाहर आ गया जब, इसको लावा कहा जा रहा है। और ऊपर एक ऐसा होलो बन चुका है जिसको क्रेटर कहा जाता है। याद रखिए ये सारी इरप्शन जो मैग्मा आता है, वो कहाँ से आता है? वो मेंटल से आता है। चलिए आगे बात करें। When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibrations can travel all around the earth. इन vibrations को earthquakes कहा जाता है। अब ये 3-4 बार NDA CDS में क्वेश्चन आ चुके हैं, फोकस और एपिसेंटर, और आपकी क्लास 7th में भी दिया हुआ। जब वो इरप्शन हो रहा है अंदर ज़मीन के अंदर, जहाँ से ये शुरू हो रही हैं वेव्स निकलना, उसको कह रहे हैं हम फोकस। इसका दूसरा नाम है, याद रखिए, हाइपोसेंटर। और ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट मतलब परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस, वी विल कॉल इट एज एपीसेंटर। और यहाँ से सेंटर से वाइब्रेशंस आउटवर्ड को ट्रेवल करती है। अब ये भी आपके पेपर में कई बार आ चुके सिस्मिक वेव्स 3 प्रकार की, P वेव्स, S वेव्स और L वेव्स। P और S वेव्स होती हैं बॉडी वेव्स, जो ज़मीन के अंदर चलती हैं, जहाँ से इरप्शन हो रही वहाँ से प्राइमरी वेव्स हैं। प्राइमरी वेव्स याद रखें लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी से भी ट्रेवल कर सकती हैं। जबकि जो S वेव्स हैं दे विल ओनली ट्रेवल थ्रू व्हाट? ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, और ये ट्रांसवर्स इन नेचर है। L वेव्स जिसको सरफेस वेव्स कहते हैं, सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। ये सारा हम क्लास 11-12 में भी पढ़ेंगे जी। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बन सके और एक अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बन सके कि आपने बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ी हैं। Some common earthquake prediction methods adopted by the people, like studying animal behavior, fish in the pond get agitated, snakes come to the surface. Earthquake को मेजर करने के लिए जो मशीन है उसका नाम सिस्मोग्राफ है। The magnitude of earthquake is measured on the Richter scale. क्लियर है जी? 5/5 can cause damage to the things. 2 से नीचे हो तो कुछ नहीं होता जी। 6 से ऊपर very strong and 7 is a major earthquake. मेजर लैंडफॉर्म्स की अगर बात करें तो याद रखिए लैंडस्केप इस हर समय ये चेंज होता जा रहा है। कभी हवा से, अगर आपने घर भी बना के छोड़ दिया तो हवा, पानी, बारिश भी चल रही है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता रहेगा। 2 प्रोसेसेस चलते हैं, एक तो वेदरिंग होता है और एक इरोजन होता है। वेदरिंग क्या होता है? रॉक उसी अर्थ सरफेस पे वहीं पे टूट जाए। इरोजन क्या होता है? वेयरिंग अवे बाय डिफरेंट एजेंट्स, हवा से, पानी से उसको लेके चला जाए उस पत्थर को, तो वो इरोजन है। Eroded material is then carried away by the transported by water, wind, etc. Eventually deposited at somewhere. Right? The highest waterfall in world में एंजल फॉल्स है जो कि वेनेजुएला में है, ये भी याद रखिए। अदरवाइज नियाग्रा फॉल्स ये कनाडा और US के बॉर्डर पे। विक्टोरिया फॉल्स भी याद रखिए ऑन द बॉर्डर ऑफ ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर जैसे इरोजन करती है तो रिवर में सबसे पहले एक चीज़ बनती है वाटरफॉल, और एक और वर्ड पढ़ेंगे रैपिड्स। छोटा वाटरफॉल को रैपिड कहते हैं, नॉर्मली वाटरफॉल्स।
क्लियर है जी. दिस इज व्हाट हार्ड रॉक एंड देन सॉफ्ट रॉक. बाय द पावर ऑफ वाटर ये टूटता जाएगा जी. एट अ स्टीप एंगल वेरी हार्ड रॉक्स और द स्टीप. उसके बाद हमें मेंडरिंग भी वर्ड समझ आ रहा है. ये जैसे ये रिवर मेंडर कर रही है, दिस इज मेंडरिंग. कॉन्टिन्यूस इरोजन भी हो रही, डेपोजिशन भी हो रही है जी. और साइडों पे ये जो मिट्टी हो रही है इसको लेविस कहा जा रहा है. क्लियर है जी. ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे मेंडिंग हो रही है तो एक लेक कट ऑफ हो जाएगी ऐसे, जिसको ऑक्सबाउ लेक कहा जाता है. लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एज फ्लड्स द लेयर्स ऑफ द फाइन रॉक. फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन. द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड एज लेविस. ये जो रेज्ड बैंक्स हैं इनको हम लेविस कह रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स. ये जो चीज़ है मेन रिवर फर्दर टूट रही है, इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जा रहा है. और अब स्लो हो चुके तो डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगा और एंड में डेल्टा बनेगा. अगला देखते हैं जी. वर्क ऑफ सी केव्स, वेव्स का. समुंदर में जब वेव चलती है, इस बार ये अगर आपको याद हो पेपर में आया था CDS में, स्टैक, सी आर्क. ये लहरें जब आ रही हैं समुंदर से तो ये जहाँ जहाँ पे टकराएंगी पत्थर को तोड़ेंगे. अगर इंडिविजुअली एक अलग पत्थर बन चुका उसको सी स्टैक कहा जाता है. देखते हैं अभी सारी चीज़ें. Continuously strike at the rocks, cracks swell. Over time, they gradually become larger and wider. Hollow-like caves are formed on the rocks. Those are called as sea caves. Clear है जी. और फिर एक sea arcs. Cavities become bigger and roof of the remain same. उसको कहते हैं arcs. Stacks होता है wall-like structures. Only wall जो रह जाती है. और एक sea cliff जो बिल्कुल तीखा. आइस भी ग्लेशियर बेसिकली रिवर ऑफ आइस होता है. जैसे जैसे आइस मूव करेगा ये तोड़ता जाएगा. इससे भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं. एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स ऑल्सो. लाइक साइड पे पत्थर अगर टूटे हों उनको मोरेन्स कहा जाता है. विंड में अगर बात करें, जब हवा चलती है तो वो इरोजन भी करेगी, डेपोजिशन भी करेगी. इरोजनल फीचर है जैसे मशरूम रॉक. जब हवा चल रही है तो नीचे वाला पत्थर सारा टूट जाएगा, ऊपर ऐसे रह जाएगा, तो मशरूम रॉक. लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर सेक्शन. हैव नैरो बेस, वाइडर टॉप. व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज सैंड ड्यून्स. और एक डेपोजिशन होती है जब ये रिवर हवा चल रही है, सैंड लेके जा रही है तो बाहर को डिपॉजिट करेगी, उसको लॉयस कहा जाता है. तो ये था जी हमारा टॉपिक यहाँ पर चैप्टर 3, जिसमें हमने लैंड फॉर्म्स भी समझे और अर्थक्वेक के बारे समझा. ये चीज़ें थी इस चैप्टर में. चलिए फिर अगला चैप्टर देखते हैं जी. अब एयर के बारे डिस्कस करेंगे जी. ये बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी सारी इसमें दी है. अब क्लाइमेटोलॉजी में हमने विंड सिस्टम समझा. सबसे पहले हमने बात की एटमॉस्फेयर की. एटमॉस्फेयर का सिग्निफिकेंस आप सभी को पता है. ये ग्रीन हाउस गैसेस का काम करता है, लाइक ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट का. क्योंकि ये आने तो देगा सूरज की किरणों को, लेकिन जब रिफ्लेक्ट बैक होंगी अर्थ सरफेस पे उनको रोकेगा. इसके बारे भी हमने डिटेल में पढ़ा ही है. ये जो ऊपर से आ रही हैं वो शॉर्ट वेव होती, जब रिफ्लेक्ट बैक होती लॉन्ग वेव, इनको जाने नहीं देगा. इसी कारण ही अर्थ का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, जिस कारण जो बाहर जा रही हैं उनको ट्रैप किया जा रहा है, तो गर्मी बढ़ती जा रही है जी. अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो सबसे पहले नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद याद रखिएगा आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद है जी. राइट, ये इंपॉर्टेंट है जी. देन यू हैव अदर गैसेज ऑल्सो. 99% तो आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही है. और अदर गैसेज में आप देखोगे लाइक यू विल फाइंड लॉट ऑफ इनर्ट गैसेस. नाइट्रोजन जो कि मोस्टली प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. वी इनहेल, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, आपको पता ही है, फॉर फिक्सेशन. लाइक बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल्स, दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट इनटू द. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant.
अगला जी, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स। इसको भी देखते हैं जी। अगला, एटमॉस्फेयर की बात करें स्ट्रक्चर की, तो ज़मीन से ऊपर सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और फिर आयनोस्फेयर। दिस इज ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और आयनो। इसी को थर्मो कहा गया और बाद में स्पेस, जिसको एक्सोस्फेयर कहा गया। हाइट तो कभी नहीं पूछने वाला, एवरेज हाइट 13 है। वैसे इसकी हाइट वेरी करती इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा होती, पोल पे कम होती है। सारे वेदर फिनोमेना यहाँ पर होते हैं, रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटोस्फेयर में, सो दैट इज अबव द ट्रोपोस्फेयर वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। यहाँ पर नॉर्मली हवाई जहाज उड़ते हैं, आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओजोन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, जो यूवी रेज जो सन से आ रही है उनको रोकता है और हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज। मेसोस्फेयर सबसे ठंडी लेयर एटमॉस्फेयर की, राइट, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर। यहाँ पर मेटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग द स्पेस। थर्मोस्फेयर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट। आयनोस्फेयर बेसिकली इसी का पार्ट है कहा जाता है, और ये 80 से 400, ये हाइटें तो याद बिल्कुल नहीं करनी। रेडियो कम्युनिकेशन के काम आता है यही थर्मोस्फेयर। क्लियर है जी। उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर, जो कि अपर मोस्ट लेयर है, जिसको बाहर कहा जाता है। वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम फ्लोट इन दिस स्पेस। तो ये था एटमॉस्फेयर के बारे। आगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताया हुआ कि एक दिन का जो फिनोमेना होता है उसको वेदर कहा जाता है, और क्लाइमेट एक लंबे टाइम तक आप कहते हैं। टेम्परेचर आपको पता, दिन में गर्मी, वो चीज़ के बारे में बात की। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, द टेम्परेचर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट ऑल्सो सीजन टू सीजन। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। जो इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर को, वो डिपेंड करता है इंसुलेशन पे। और इंसुलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। The temperature decreases in the manner. Now, do you understand why poles are covered with snow? Because insulation कम है वहाँ। The Earth's temperature rises too high, it would become too warm for crops to grow. Temperature in cities much higher than the villages because of the concrete and the metals in buildings and the asphalt of road get heated up during the day. Air pressure की अगर बात करें तो ये भी पता होना चाहिए। Amount pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface. As we go up the layers of the atmosphere, pressure falls rapidly. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हवा का भार कम होता जाएगा, so pressure decreases. Highest होता है sea level पर, decreases with height. Horizontal distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, उससे क्या होता है? लो प्रेशर बनता है। एंड लो प्रेशर हमेशा याद रखिए, क्लाउडी स्काई होगा, वेट वेदर होगा। जो हम अब जाके पढ़ रहे हैं, जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, वो आपको एनसीईआरटी में 7वीं कक्षा में क्लियरली लिखी हुई है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। समझ रहे ये पॉइंट? मून पर याद रखिए, ना तो हवा ना प्रेशर है, तो वहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स डालने पड़ेंगे, विल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू मून। एस्ट्रोनॉट्स की ब्लड वेसल्स फट सकती हैं अगर वो प्रेशर जो है काउंटर प्रेशर ना पहने। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो ठंडी एयर होती है वो नीचे बैठती है। यहाँ पर ये भी बताया हुआ, जो मैं अक्सर कक्षा में कहता हूँ कि भाई हवा जिस तरफ से आ रही है उस बेसिस पे नाम, अगर ईस्ट टू वेस्ट हवा जा रही है तो इसका नाम ईस्टर्ली होगा, यही लिखा फ्रॉम विच इट ब्लोज। अगर मैं विंड की बात करूं तो मूवमेंट ऑफ एयर इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वन कैन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू वॉक अगेंस्ट इट। अब अगर बात करें
तो दोस्त एक परमानेंट विंड्स हैं, एक सीजनल विंड्स हैं और एक लोकल विंड्स हैं। जो परमानेंट विंड्स हैं वो ये है जो हमने क्लास में कई बार डिस्कस की, ट्रेड विंड्स जो कि 10 to और 5 to 30 के बीच में, उसके बाद वेस्टर्लीज हैं, उसके बाद पोलर ईस्टर्लीज हैं। और ये आपको प्रेशर बेल्ट भी याद होगी जिसको डोल्ड्रम कह रहे हैं 5 डिग्री, 30 डिग्री नीचे भी हम हॉट लैटिट्यूड कह रहे हैं, ऊपर भी ये हाई प्रेशर बेल्ट को कह रहे हैं हम। और उसके बाद ये सब पोलर लो, राइट। वही चीज़ इधर बेसिक डिस्कस किया है, प्लेनेट पूरे को कवर करते हैं, उसको परमानेंट और प्राइमरी विंड्स कहा जाता है। सीजनल विंड्स हम देखेंगे मॉनसून को जैसे कहा जाता है। फिर लोकल विंड्स हैं लाइक लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, चिनूक, ये सारे नाम। उसके बाद ये 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल तक डिस्कस की गई है। ये साइक्लोनिक रेनफॉल है जब 2 एयर मासेस आपस में मिलेंगे। ओरोग्राफिक भी बात की गई, रिलीफ रेनफॉल जिसको कहते हैं, जैसे ये हवा मॉइस्चर लेडन आएगी, जैसे पहाड़ चढ़ती जाएगी इस तरफ बारिश करती जाएगी, इधर बिल्कुल ड्राई होगा। और तीसरा कन्वेक्शनल, जो कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पानी इवेपोरेट करेगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ये क्लाउड बनेगा, ये बारिश होगी। अब बात करते हैं जी मॉइस्चर की हवा में। पहले हमने टेम्परेचर की बात की हवा की, फिर प्रेशर की, अब बात कर रहे हैं हम हवा में मॉइस्चर की। Moisture at any time in the air is called as humidity. The air is full of water vapor, we call it a humid day. Its capacity to hold water vapor increases as the temperature of the air increases. So it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate. The water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, they become precipitation. Jet planes flying in the sky leave a wide trail behind. The moisture from these engines condenses and such trails condense to form precipitation that come to the down to the earth in the form of liquid rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. Trees on hillsides are cut. Rainwater flows down in the bare mountains. तो ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल, आशा की तीनों डायग्राम आपको समझ आ गए। और रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, brings fresh water to earth's surface, and if rainfall is less, water scarcity and drought occurs. और अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्नो, स्लीट, हेल, ये भी वर्ड हमने समझे। स्लीट मतलब होता है जब बारिश पड़े और ज़मीन इतनी ठंडी के साथ ही बर्फ़ जम जाए, उसको कहते हैं स्लीट। स्नो का तो पता ही जब बर्फ़ नीचे गिर रही हो, हेल ओड़े गिर रहे हो। तो ये था जी हमारा चैप्टर एटमॉस्फेयर पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब ज़रा बात करते हैं अगला, वाटर पे। टेरेरियम, सनसीट, जब सूरज की धूप पड़ती है तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, एंड व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स. From this, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. The process by which water continuously changes its form and circulates down oceans and atmosphere, it is known as water cycle. तो अर्थ इज लाइक द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, वो आज भी पानी वही है। वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago. The major source of fresh water are rivers, ponds, springs, and the glacier. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the oceans is salty and saline as it contains large amount of this thing. यहाँ पर आपको ये सारे के सारे तकरीबन आइडिया होना चाहिए। डेन्यूब रिवर ये जो है रशिया की तरफ, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इनके सराउंडिंग कंट्रीज हम किसी क्लास में देखेंगे, रेड सी, राइट, लेक विक्टोरिया, ये करेबियन सी यहाँ पर है जी। आपको सिर्फ एक देखना है आपको, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके कौन कौन सी लेक्स, विक्टोरिया काफ़ी फेमस है, रिवर्स देखनी है, ये चीज़। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये पेपर में कई बारी क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेश वाटर के फॉर्म में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किस फॉर्म में मिलता है? आइस कैप्स में। उसके बाद ग्राउंड वाटर में,
उसके बाद लेक्स में, सबसे एंड में आता रिवर्स, जो कि एक हैरानी वाली बात है। नमकीन पानी सैलिनिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्राम्स पर केजी ऑफ वाटर में हम कहते हैं जी। और एवरेज पूरी दुनिया के ओशंस की सैलिनिटी 35 है जी, याद रखिएगा। पूरे अर्थ का 3/4 ऑफ वाटर इज सलाइन, पूरा टोटल वाटर है। एंड देन वी हैव वाटर मोर देन लैंड, एंड स्टिल वी आर हैविंग वाटर स्कार्सिटी, बिकॉज जो फ्रेश वाटर है वो मात्र कितना है जी, ये 3% है जी। दुनिया की सबसे सॉल्टीएस्ट वन ऑफ द बॉडी इज डेड सी, जो कि इसराइल में है, 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। ईजिली यहाँ पर स्विमर स्विम कर सकता है, बिकॉज इससे क्या होता है, पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है अगर पानी की सैलिनिटी। अब ज़रा ओशन सर्कुलेशन, जिस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं CDS में, NDA में। सबसे पहले तो ये मार्च 22 पक्का याद रखें, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22। M को ऐसे लिखते हैं, वाटर को ऐसे लिखते हैं, ऐसे मैंने याद किया है। और ये दो चीज़ें 22। Calm waters of ponds, lakes, ocean water keeps moving continuously and it is never still. The movement that occurs in oceans can be broadly categorized as waves, tides and the currents. Waves are formed when the winds scrape across the ocean. जब हवा चल रही है तो वो पानी अपने साथ लेके आ रही है, उसको कहते हैं wave. The stronger the wind blows, the stronger will be the wave. Right? During a storm, wind blows at a very high speed from huge waves, and that may cause tremendous destruction. An earthquake or a volcanic eruption can shift large amount of ocean water, which is we call it as tsunami, that may be as high as 15 meter in form. The largest tsunami ever measured is 150 meter high. These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. Tsunami of 2004 caused a great damage in the country. Indira Point in the Andaman Nicobar got submerged under the tsunami, after tsunami. और सुनामी एक जापानी वर्ड जिसका मतलब हार्बर वेव है। टाइड्स की अगर बात करें तो राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग एट हाईएस्ट लेवल। लो टाइड व्हेन फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। ये डायग्राम दिया हुआ नीप टाइड का। नीप मीन्स लो टाइड, जब ये तीनों परपेंडिकुलर पोजीशन पे हो, इस चीज़ को कहते हैं, या नीचे या यहाँ पे कंजंक्शन कहा जाता है। टाइड का कारण याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन भी है और मून भी है। क्लियर है? द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब टाइड्स हाईएस्ट हों तो उसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। व्हेन द मून इज इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट ड्रॉन डायगोनली ऑपोजिट। मतलब जब ऊपर या यहाँ पे हो तो तब लो टाइड्स, नीप टाइड्स कहा जाता है। हाई टाइड्स नेविगेशन में हेल्प करती हैं, रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर एंड दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट दिस थिंग। जैसे हमारा टाइडल पोर्ट है अपना दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर एंड दिस थिंग। अब अगर ओशन करंट्स की बात करें तो इसका मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया ओशन करंट्स कैसे याद करने हैं। वार्म ओशन करंट नॉर्मली इक्वेटर से शुरू होते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, और कोल्ड करंट्स जो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे। जैसे लेब्राडोर एक कोल्ड करंट है जो कि ऊपर पोल से आ रहा है, और ये मिलता है गल्फ स्ट्रीम के साथ है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास, जिसके कारण बहुत बड़ा एक फिशिंग ग्राउंड बना हुआ, फिशिंग बैंक। क्योंकि जब दो ठंडा और गर्म ओशन करंट्स मिलेंगे दैट विल फॉर्म अ एल्गी। प्लैंकटॉन्स आएंगे, प्लैंकटॉन्स को खाने मछली यहाँ पर आएगी। ये सारे ओशन करंट्स दिए हुए हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा। ऊपर अगर आप देखो सारे करंट्स देख लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट, और नीचे एंटी क्लॉकवाइज। और आपको अगर कंट्रीज याद है तो बहुत इजीली आपको याद हो सकता है। ये ऊपर को गल्फ स्ट्रीम जा रही है, ऊपर से लेब्राडोर, दोनों मिलेंगे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में, फिशिंग बैंक बनेगा। यही चीज़ ऊपर से जब नीचे आ रही है तो ठंडा करंट बन जाएगा, ये कैनरीज करंट है। इसी प्रकार ये बेंगोला करंट यहाँ से आ रहा है ऐसे ब्राज़ील से, तो ब्राज़ीलियन करंट यहाँ से, राइट, ये जा रहा है ऐसे, इधर से ठंडा करंट
नीचे से ऊपर आ रहा है, जिसको फाकलैंड करंट कह रहे हैं। फाकलैंड आइलैंड है जो कि कंट्रोल में है। ये करंट्स का आप क्लास पक्का चेक करिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ कैसे याद करने। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार एनडीए सीडीएस में ठंडा करंट गर्म करंट पूछा जाता है। यहाँ पर निमोनिक याद होगा ओके, अगर आपको याद हो तो याद से क्लिक करिए ओके का। तो ये था जी, हमने 5वां चैप्टर ख़त्म किया क्लास 7th का, जिसमें हमने डिस्कस किया ओशंस के बारे, टाइड्स के बारे, ओशन करंट्स के बारे। अब है टॉपिक जो मैंने कहा था क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड पे, राइट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे टाइड्स के दिस वेजिटेशन के बारे। अब डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। बेसिकली अगर आपको याद हो, जब हमने क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड भी पढ़े, वहाँ पर हर जगह पर हमने नेचुरल वेजिटेशन भी देखी। जैसे अगर मैं बात करूँ इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ पर बारिश होती है, तो हमने वहाँ पर देखा एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट, और इसके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े हार्डवुड ट्रीज, एबनी, महागनी, रोजवुड। ठीक इसी प्रकार जैसे ही हमने मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़े थे डेसिडुअस ट्रीज अगर याद हो, और उसमें हमने पढ़े थे टीक, सॉल, सैंडल, राइट। ऐसे ही हमने ग्रासलैंड्स के नाम समझे थे, राइट। अगर आपको याद हो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी पढ़े थे, टेम्परेट ग्रासलैंड भी पढ़े। और जैसे ही हमने ताइगा क्लाइमेट डिस्कस किया था, तो वहाँ पर कॉनिफरस वेजिटेशन के बारे बात की थी, राइट, कॉनिकल शेप ट्रीज, ये सारी चीज़ें। तो उसी प्रकार ये चैप्टर है जिसमें नेचुरल वेजिटेशन हम समझेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पर बात की गई है कि एक सलीमा जो मनाली में भी गए हैं, राइट, शी वॉज सरप्राइज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन। Deep jungles of the foothill comprising teak slowly disappeared. Slowly she see the tall trees with pointed leaves and cone-shaped canopies, right? She learned that those were coniferous trees. And noticed the blooms of the bright flowers on tall trees. These were rhododendrons. From Manali, as she was traveling to Rohtang Pass, that the land was covered with short grass and snow in some places. तो यही बताया गया कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड वाइज बढ़ती गई, पहले डेसिडुअस ट्रीज थे, फिर ऊपर कॉनिकल ट्रीज जो एल्पाइन वेजिटेशन ताइगा फॉरेस्ट कह रहे हैं, और फिर स्लोली फॉरेस्ट भी कम होना शुरू होगा और ग्रासेस आ गए। तो ये वेजिटेशन के बारे ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको याद होगा, वेजिटेशन पूछी गई थी कौन सा हिमालयन नहीं है, तो समझ लो वो क्वेश्चन यहीं से था इस पूरे पैराग्राफ से। तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। याद रखिए ये दो फैक्टर्स बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स, लाइक फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। कुछ ग्रासलैंड्स होती हैं जहाँ पर बारिश नॉर्मली मॉडरेट हो, श्रब्स होती हैं जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, लाइक दिस इज थॉर्नी श्रब्स, ये एग्जांपल दिख रहा है। सो ये चीज़ है जी। अब ज़रा डिस्कस करेंगे फर्दर। नेचुरल वेजिटेशन नॉर्मली अकर्स ड्यू टू चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट। अब अगर मैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूँ जो आपको नॉर्मली ब्राज़ील में मिलेगा, राइट, दे अकर थिक फॉरेस्ट near equator and close to the tropics. Heavy rainfall throughout the year. As there is no dry season, the trees do not shed their leaves. क्योंकि ड्राई सीजन कोई है नहीं, तो फॉरेस्ट एवरग्रीन ही होगा। और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के थिक कैनपीज भी होंगी, राइट, और हार्डवुड ट्रीज होते हैं, ये भी याद रखिएगा जी। इतना थिक कैनपी होती है कि भाई अंदर सूरज की किरणें पेनिट्रेट तक नहीं कर पाती। एग्जाम्पल्स बार बार पूछे हुए, रोजवुड, एबनी, महागनी, राइट। उसके बाद यहीं पर अगर हम देखें तो एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें जिनको मॉनसून फॉरेस्ट में मेनली दे आर फाउंड इन इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। सीजनल चेंजेस, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। The hardwood trees found in these forests are saul, teak, neem and shisham. ये चारों varieties याद रखें deciduous forest की। They are extremely useful for making furniture, transport and construction materials. Next अगर मैं बात करूँ evergreen forest की,
तो टेम्परेट वहाँ पर हमने बात की ट्रॉपिकल, यहाँ पर हम बात करें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिड लेटीट्यूड कोस्टल रीजन्स में आपको ये मिलेगा. ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील. हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन एंड यूकलिप्टस. ये भी पक्का याद रखिएगा जी. टेम्परेट एवरग्रीन, एवरग्रीन तो है लेकिन टेम्परेट. उसके बाद टेम्परेट डेसिडुअस में अगर मैं बात करूँ तो ऊपर यूएसए चाइना में दे आर फाउंड हायर लेटीट्यूड्स में. दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन. एग्जांपल्स आर ओक, ऐश, बीच. मोस्टली बुक आपके पेपर में ट्रीज वेजिटेशन के बारे पे क्वेश्चन आते हैं. मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपको याद ही है, राइट. मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज. द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट margin of continent are different. They have this Mediterranean vegetation, mostly found in the area of Mediterranean Sea in Europe, Asia, Africa. The vegetation is also outside the actual Mediterranean region also. कैलिफोर्निया में भी मिलता, साउथ वेस्ट अफ्रीका में केप टाउन में, और उधर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और एडिलेड में भी आपको यही क्लाइमेट मिलेगा. मेडिटेरेनियन रीजन को ये भी कहा जाता है ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड. और आपको याद होगा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की पहचान क्या रही है. समर्स आर ड्राई एंड विंटर्स आर वेट. दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. और यहाँ पर जो पेपर में वाइन यार्ड्स याद है सभी को, ग्रेप्स की खेती, सिट्रस फ्रूट्स आर ग्रोन, सो वाइन यार्ड्स आर देयर. आर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स. ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर सिट्रस फ्रूट्स विच आर ग्रोन ओवर हेयर. People have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. नेक्स्ट आइए कॉनिफरस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये वर्ड आपने देखा, ये ताइगा. दे आर फाउंड इन द हायर ऑल्टीट्यूड. दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयस इन अबंडेंस. टॉल softwood, again very important evergreen trees, used for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Cheer, pine, cedar are the important variety of trees in this forest. Silver fox, mink, polar bear are the common animals found here. तो ये एग्जाम्पल चीर, पाइन, सिडार पक्का याद रखिए, ताइगा के एग्जाम्पल्स हैं. और ताइगा मीन्स प्योरली अनटच्ड इन रशियन लैंग्वेज. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ग्रासलैंड्स, तो एक ट्रॉपिकल होते हैं, एक टेम्परेट होता है. ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रासलैंड्स हैं, एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, दे कैन ग्रो वेरी टॉल up to 3 to 4 meters height. Elephants, zebras, giraffe, deer, leopards are common in this tropical grasslands. इसीलिए इनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है. इफ आई टॉक अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड विच आर इन मिडिल लैटिट्यूड और इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ग्रास एयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस लाइक बिजन्स, एंटीलोप्स एंड द वाइल्ड बफलोज आर देयर. थॉर्नी बुशेज आपको देखेंगे, like thorny bushes are mostly in the dry desert areas. Vegetation cover is scarce because of the scanty rainfall and scorching heat. If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. The growth of vegetation is very limited here. Mosses, lichens and very small shrubs are found here, and this is called tundra type of vegetation. The vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia and North America. Animals are musk oxen, Arctic owl, polar bear, snow foxes are some of the examples here. ये ग्रासलैंड्स के नाम लिखे जो हम अक्सर याद करते हैं, सवाना जो कि ईस्ट अफ्रीका में सूडान की तरफ, कैंपोस ब्राज़ील में, लियानोस वेनेजुएला में. एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अर्जेंटीना पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अफ्रीका वेल्ड्स, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया स्टेपीज एंड ऑस्ट्रेलिया टाउन्स. राइट, ये ग्रासलैंड्स पुस्तास भी हमने पढ़ा हुआ हंगरी में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लाइमेट है. तो ये था जी अपना टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, ग्रासलैंड्स. हमने वेजिटेशन तकरीबन सारे क्लाइमेट्स की डिस्कस की जो नॉर्मली यूपीएससी पूछता रहा. कुछ चीज़ें जो हमारी जीसी लियोंग किताब में यहाँ पर मिसिंग है, जैसे हमने बुशेस के नाम पढ़े थे, अगर आपको याद हो, वो बुशेस के नाम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में जो बुशेस के नाम थे वो पेपर में आए भी हैं. चैपरल याद आ रहा है, क्वांगन, मैक्विस, ये ग्रास बुशेस के नाम है अलग अलग एरिया में मेडिटेरेनियन. इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ और ये है जीसी लियोंग में. अदरवाइज वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट.
अगला टॉपिक है जी ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. वेरी सिंपल टॉपिक, नथिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स गिवन ओवर हियर. स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा. अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है अनअकैडमी प्लस पे, डू यूज़ द कोड प्रतीक तक्षशिला टू गेट द मैक्सिमम ऑफ, राइट. तो ये याद से ज्वाइन करिएगा अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी लगाना चाहता है ऑनलाइन. और अगर आप में से कोई भी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो ज़रूर चंडीगढ़ में यू कैन जॉइन अस एट अनअकैडमी सेंटर. आर टीम तक्षशिला विल बी टेकिंग अप the whole topics with you people with the GS, English and maths part, and definitely SSB classes are going to be there every weekend. इस चैप्टर में हम सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे. आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेस. Early human beings lived on trees and in caves. They started to grow crops. It became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys or water where water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger and settlement flourished and civilization developed near the river valleys. Like river, Indus, Tigris, Nile, all these. Settlements can be permanent or temporary, right? Which are for short term, those are temporary. The people who are living in deep forests, hot and cold climates, they have temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance. So permanent settlement, in these settlement people build homes to live in. तो ट्रांसह्यूमेंस होता क्या है? सीजनल मूवमेंट ऑफ द पीपल. लाइक इफ़ यू हर्ड अबाउट द गुज्जर्स बकरवाल्स, दीज आर एग्जाम्पल हेयर. द डायग्राम जो है ये शीप्स को लेके पहाड़ों पे चढ़ते हैं और जैसे ही सर्दियाँ आ जाएंगी दे विल कम डाउन, राइट. दैट इज देयर. इसी प्रकार कॉम्पैक्ट सेटलमेंट दिख रहा है आपको, बहुत ही कंजस्टेड. द रूरल एंड अर्बन सिविलाइज सेटलमेंट्स. द सेटलमेंट्स, द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड in activities like agriculture, fishing and this thing. Compact settlement is a closely built area of dwelling where the flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. Is mostly found in hilly tracts, thick forest and the regions scattered. नेक्स्ट आइए जी, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो people had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. Andes mountains of South America, llamas are used as yaks are used in Tibet. These early traders from the other countries used to take several months to reach India. They took either sea route or land route. Airplanes have made the transport very comfortable. रोडवेज की बात करें, एक पक्का रोड जिस इज मेटल और अनमेटल रोड. dense network of roads. Manali to Leh highway is one of the highest roadways in the world. उसके बाद रेलवेज की बात करें, with the invention of the steam engine, industrial revolution and speedy development of railway transport, diesel electric engines are largely replaced the steam engines. Have been introduced, कुछ इसमें है नहीं. Indian railway network is well developed and largest in the Asia. Trans-Siberian Railway is the longest railway station connecting the railway system connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. अगर वाटरवेज की बात करें, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स की, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हमने देखी हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे, ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका. सी रूट्स एंड ओशन रूट्स आर ऑल्सो देयर. एयरवेज कम्युनिकेशन के बारे दिया जी, और कुछ नहीं इस चैप्टर में. नॉट वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रूशियल फॉर अ पेपर. ह्यूमन एनवायरनमेंट ट्रैक्शन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में कैसा. अगर हम अमेजन बेसिन की बात करें, क्लियर है जी, तो व्हाट यू फाइंड इज बेसिकली द ट्रॉपिकल रीजन लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ.
इसको इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है, राइट। और यहाँ पर द अमेजन flows through this region. So another body of the water is called river's mouth. Tributaries: the river basin drains portion of Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, and some part of Venezuela. Here what we will understand is climate. दिन और रात दोनों एक बराबर इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, राइट। दूसरी चीज़, स्किन फील स्टिकी, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, हर रोज़ बारिश आती है विदाउट मच वार्निंग। डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी एंड नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है, राइट। Their forests are so thick that the dense roof created by the leaves and branches do not allow the sunlight to reach. The rainforest is rich in fauna. Birds such as toucans, hummingbirds are there. Also make loud sound in this thing. The animals like monkeys, sloth, and ant-eating tapirs are found here. Anaconda, boa are some of the species. Besides, the basin is home to the thousands of the species of the insects. Not very important. Next, people of the rainforest. Since they are in the gathering, like clearing the some trees in the forest, men hunt and fish along the rivers. Women take care of the crops. They mainly grow tapioca, pineapple, and sweet potato. Hunting and fishing is uncertain. It is the women who keep their families alive by feeding the vegetables. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जाता है। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज, कोकोआ आर ऑल्सो ग्रो बिकॉज हाई रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है। स्लोली चेंजिंग इन ऑर्डर दे द हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द gradual destruction of the biological diverse rainforest. The tributaries of river Ganga like Ghagra, Son, Chambal, Gandak, Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain it. The plains of the Ganga and the Brahmaputra mountains and the foothills of this Oxbow lakes dot the plain area and the area is dominated by the monsoon climate. इसमें कुछ है नहीं जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हमने डिस्कस करना था वो कर चुके हैं। ये भी कई बार आता है टेरेस फार्मिंग, इसको कहते हैं टेरेसिंग। पहाड़ पे आपने स्टेप्स बना दिए सो दैट जब पानी फ्लो करे तो पानी का फ्लो कम हो स्पीड, और ये जब जाए तो स्लो स्पीड से कम इरोजन होगा। याद रखिएगा इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी सारी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है जो गंगा के ऊपर स्थित है, तो मतलब प्लेन एरिया में हाई पॉपुलेशन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नमामि गंगा प्रोजेक्ट भी पता, इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा एंड यमुना। तो ये था जी चैप्टर, नॉट वेरी वेरी लाइक आई कैन से वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल बेसिक टॉपिक, दे कांट पुट अप मोर क्वेश्चन ऑन दिस। Let's see the last topic, life in the deserts. Characterized by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperature. They can be hot deserts or the cold deserts. The people inhabit these lands wherever the little water is available to practice agriculture. The Sahara Desert touches 11 countries. Areas like Algeria, Chad, Egypt, Libya, all these are living here. The picture immediately comes to our mind, that is sand. But besides the vast stretch of sand, the Sahara Desert is covered with the rocks, the gravel plains and gravelled elevated plateaus with bare rocky surface. The climate of Sahara is scorching hot and parched dry.
Short rainy season, and the sky is cloudless and clear. The days are unbelievably hot. Temperatures as high as 50 degree, heating up the sand and the bare rocks, which turn radiates the heat making. If I talk about the flora and fauna, यहाँ पर कैक्टस, डेट, पाम, अकेशिया ट्रीज ज़्यादातर मिलेंगे डेजर्ट्स में. In some areas there are oases, green islands with date palms surrounding them. People, Bedouins, Thorax, ये ट्राइब्स हैं जो फूड हंटर्स और फूड गैदरर्स हैं. हार्श क्लाइमेट में क्योंकि वेजिटेशन कोई है नहीं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं. who are rearing the livestock of goats, sheep and pigs. The oases in the Sahara and the Nile in Egypt support settled population. Since water is available, the people grow date palms here. Crops such as rice, wheat, barley, beans are grown. Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in Egypt. Discovery of oil, a product in great demand through the Algeria, Libya, Egypt, is constantly transforming the Sahara Desert. The cultural landscape of the Sahara is undergoing the change. Depressions are formed when the winds blows away the sun. In the depressions where underground water reaches the surface, an oasis is formed. These are fertile and they may settle around these water bodies. Cold desert in Great Himalayas, eastern side of J&K, Karakoram range, Zanskar range. Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers form deep valleys and gorges. The area experiences freezing winds and the burning hot sunlight. As apples, apricots, and the walnuts are grown here in this climate of J&K. Then if I talk about the people here, people are busy cultivating barley, potatoes, bees and all. The winter in this climate is so harsh that these themselves engage in festivities and ceremonies. याद रखिएगा मनाली ले हाईवे 4 passes रोहतांग, बारालाचा, लुंगालाचा and Tangla. These are the passes. The highway opens only between July and September when snow is cleared from the road. तो ये ख़त्म हो गया जी अपना चैप्टर. बारालाचा भी याद रखिएगा जी, पास आपने सुना ही होगा, जहाँ से चनाब रिवर शुरू होती है रोहतांग से. जब आप जा रहे हो लेह की तरफ तो रास्ते में आता है बारालाचा, जहाँ से शुरू होती है चंद्रा और बागा. तो ये था जी क्लास 7th का NCERT. आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग. लॉट ऑफ बेसिक्स विच वी हैव रेड इन द क्लासेस. आपको थोड़ा बहुत समझ आया कि ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर. तो एक रिविज़न, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, NCERT बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी. तो याद से अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है अनअकैडमी प्लस पे, तो इस कोड को पक्का लगाएं, प्रतीक तक्षशिला. और अगर कोई ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है अनअकैडमी सेंटर चंडीगढ़ में, तो याद से ज्वाइन करिएगा, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द न्यू बैचेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर. सो यू कैन ज्वाइन नाउ एंड रजिस्टर विद अस. थैंक यू. जय.